हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। और आज चूँकि आपको पीछे जो भी दिख रहा है ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी आई है, और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इससे किस तरह से आप पूरी स्टोरी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज की कौन सी रचना है। तो हमारा जो क्लास 12th का दिगंत पार्ट 2 है हिंदी की, जिसे कि 100 मार्क्स का हिंदी जो है वो पूछा जाता है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चूँकि मैं आपको उसके सिलेबस में बता दी थी कि एक गद्य खंड होता है, एक पद्य खंड होता है। तो गद्य खंड में कहानी, निबंध, उपन्यास की कोई एक पार्ट दे दिया जाता है, तो ये सब होता है। तो आज हम गद्य खंड की बात करने वाले हैं। तो गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बातचीत। गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत है हमारा, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के फुल एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये लिखा किनके द्वारा गया है। तो ये जो लिखा गया है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। इनके लेखक कौन है? बातचीत के लेखक तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट। और उसके बाद देखिए, जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को, भी आप हिंदी के पढ़ रहे हैं या इंग्लिश की, तो आप उसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम लेखक के परिचय को पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो हमारे राइटर होते हैं। तो उनके बारे में जो चीज़ें होती हैं, उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनके कुछ लेख, रचनाएं, तो इन सब से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में, और दूसरा आ जाता है क्वेश्चन आंसर में। हम उसे डाल सकते हैं समरी यानी सारांश में डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो एक आपको उल्लेख करने के लिए दिया जाता है कि इसके बारे में 10 वाक्य लिखें या फिर उसके बारे में उल्लेख करें, भावार्थ स्पष्ट करें, तो उनमें भी हम इन सारी चीज़ों को डालते हैं। तो यानी कि एक छोटा सा 4-5 पॉइंट पढ़ने से हमारे कह लीजिए तो 5-10 नंबर ऐसे होते हैं जो कि हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें याद करना है, मस्ट है। आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी, 23 जून 1844। मैं आज हिंदी की क्लास है तो ज़्यादातर कोशिश करूँगी कि आपको हिंदी में ही बताऊँ, क्योंकि आपको पता है कि जब आप हिंदी की क्लास लेते हैं तो आप हिंदी का यूज कीजिए, आपकी हिंदी परफेक्ट होगी। तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और 1914 ईस्वी में बताइए सबसे बड़ी जो फेमस है 1914 ईस्वी किस चीज़ के लिए है? तो प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उससे आपको चीज़ें याद रखनी कि इनकी जो मृत्यु हुई 20 जुलाई 1914 को, और इनका जो जन्म हुआ 23 जून 1844 को। फिर देखिए, इनकी माता का अगर नाम पूछा जाए कि इनकी माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। और पिताजी का जो नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और उसके बाद इनका निवास स्थान की अगर बात की जाए कि ये रहते कहाँ थे, तो इलाहाबाद यानी कि यूपी, इलाहाबाद यूपी, जिसका कि भी वर्तमान में नाम प्रयागराज हो गया है। लेकिन आपकी चूँकि ये जो प्रकाशन है, आपकी जो बुक है वो पुरानी है, तो इसीलिए उसमें इलाहाबाद का ही उल्लेख किया हुआ रहेगा, और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी इलाहाबाद का ही उल्लेख किया रहेगा। अब देखिए, ये तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए इनके जन्म, मृत्यु, माता पिता और निवास स्थल के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इनकी रचनाओं के बारे में। क्योंकि आपको पता है कि हर लेखक सिर्फ एक रचना नहीं रचता, वो बहुत सारी चीज़ लिखते हैं। तो उन लेखकों के बारे में हम पढ़ेंगे, और इससे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है इनका उपन्यास, यानी कि इनका उपन्यास कौन कौन सा है। मैं चाहती तो इसे कहानी के तौर पर आपको सुना देती कि इनका जन्म इतने में हुआ, मृत्यु, लेकिन मैं इसे नोट करके लाई। इसका एक मकसद था कि आप भी हूबहू अपने नोटबुक पे इसी तरह से नोट करें। इससे आपको समझ में चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी। और एक आपका हो जाएगा कि चूंकि 7-8 पेज का हमारा एक पाठ होता है, एक पाठ जो होता है 7-8 पेज का, तो उनको ध्यान में कैसे रखें, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कौन से एग्जाम में आएंगे, एक मतलब छोटी सी कॉपी में, एक पतली सी कॉपी में पूरा बुक आ जाना चाहिए। आपको कंटेंट पूरा रखना है, लेकिन बस मटेरियल को इतना अच्छा से नोट करना है कि बस एक छोटी सी कॉपी में आ जाए, जिसको कि याद करने में अच्छा हो, रिवीजन करने में अच्छा, और हमारे सिर पे ज़्यादा वर्डन ना लगे, इस तरह से। तो आप इसको छोटे से पॉइंट में लिखेंगे। उपन्यास इनकी कौन कौन सी थी? तो रहस्य कथा, इनकी उपन्यास रहस्य कथा, नूतन, हमारी घड़ी, ब्रह्मचारी,
गुप्तवैरी, 100 अजान एक सुजान, ये कुछ इनके उपन्यास। उपन्यास के बारे में मैं आपको बताई थी कि उपन्यास होता है जो मोटे मोटे पन्नों में, यानी कि कह लें तो मोटी मोटी किताबों में पूरा जीवनी, जैसे कि किसी के बारे में अगर हम लिखे हैं तो उसके बारे में शुरू से अंत तक बहुत सारी चीज़ें जब लिखी हो या अन्य भी कुछ चीज़ें हों तो जिसका कि विस्तृत वर्णन किया जाए, विस्तृत वर्णन जिसका किया जाए वो आपका उपन्यास हो जाता है। विस्तृत वर्णन उपन्यास बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आपने अगर कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उपन्यास पे मूवीज़ बनी होती है, जितने भी फिल्में आप देखते हैं ज़्यादातर कह लीजिए तो उपन्यास पे बनी हुई मूवी होती है। चाहे आप गाइड को देख लें, वो भी उपन्यास पे बनी हुई। मालगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा लिखी गई उपन्यास है, उनके द्वारा बनी गई। यहाँ तक कि ये जो देवदास मूवी आप देखते हैं, देवदास भी शरदचंद्र के द्वारा लिखी गई उपन्यास पे फिल्में बनी हुई है। तो चूंकि लोग उपन्यास को ज़्यादा पढ़ नहीं पाते और उसकी कहानी ऐसी होती है जो कि कह लिया जाए तो दिल के बहुत करीब हो जाती है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, रोचक हो जाती है, इसीलिए उस उपन्यास को फिल्मों में ढाल दिया जाता है ताकि लोग उसे देखें, लोग समझें, आसपास के जो माहौल है, आसपास के समाज हैं उससे परिचित हो। तो इसीलिए उपन्यास जरूरी होता है आपकी लाइफ में। आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड होगा, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पढ़ती भी हूँ। तो उपन्यास ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए नाटक की बात आती है कि इनके द्वारा लिखी गई नाटक कौन कौन सी है। नाटक कौन कौन सी है तो नाटक है देखिए पद्मावती नाटक, शिशुपाल वध, बाल विवाह और चंद्रसेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाटक है जो कि इनके द्वारा लिखे गए हैं। तो नाटक तो आप जानते ही हैं, पहले के ज़माने में नाटक मंडली भी हुआ करती थी जिसमें कि गांव के चौपाल पे या शहर में भी कहीं कहीं नाटक खेला जाता था। नाटक में कैरेक्टर होते हैं, यानी कि लोग होते हैं कुछ कुछ जो कि रोल को निभाते हैं, तो वो एक नाटक हो जाता है। नाटक के रूप में समाज को नई नई जागरूकता देना, जानकारियाँ देना, ये सब किया जाता है। उसके बाद देखिए अगर निबंध की बात करें तो निबंध इनके द्वारा कौन कौन से लिखी हुई है तो भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड इनका प्रकाशन किया गया था। कौन सा? भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंड का प्रकाशन किया गया था, जिसमें एक ही प्रकाशित हुआ, 2 खंड से प्रकाशन किया गया था। तो देखिए निबंध में वही होता है कि निबंध और कहानी में अंतर क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये बताइए कि बातचीत ये निबंध है कि कहानी है। मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, देखिए थोड़ा देर में आप खुद बताएंगे कि ये निबंध है कि ये कहानी है। पहले मैं बता देती हूँ कि कभी कभी होता है ना कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती है लेकिन हम उसके आधार पे बता सकते हैं। तो निबंध में क्या होता है कि सिंपल से लिखी हुई कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ के बारे में कोई एक तथ्य ले लिया जाता है, कोई एक टॉपिक ले लिया जाता है जिसके बारे में पूरा वर्णन किया जाता है। और जो ये कहानी होती है, कहानी में कैरेक्टर होते हैं, मैं हिंदी में बताती हूँ, पात्र होते हैं कहानी में। पात्र का मतलब होता है कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई नायक हो गया, कोई नायिका हो गई, उसके मामा जी हो गए, कोई फूफा जी हो गए, कोई पड़ोस के हो गए, कोई गांव के हो गए। तो इस तरह से कुछ पात्र होते हैं, उसके नाम होते हैं, तो वो कहलाता है कहानी, वो हमारा कहानी हो जाता है। जैसे कि आप अगर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसने कहा था, तो उसमें देखिए वो कहानी है, उसमें एक नायक है, नायिका है, लहना है और भी उसके मामा जी हैं। तो इस तरह से वो जब पढ़िएगा तो वो कहानी हो गई। और निबंध में कोई एक टॉपिक ले लिया जाता है, जैसे बातचीत अगर आप कहें तो आपको लगता है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत एक टॉपिक है जिस पर कि लेखक ने पूरा वर्णन किया है। तो आप इससे कह सकते हैं कि बातचीत क्या है, तो ये निबंध है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा और आप जब समरी भी लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से ली गई है। तो इस तरह से हमारी पाठ्य पुस्तक इससे निबंध के पात्र से ली गई है। तो ये आपने देख लिया कि इनके द्वारा लिखी गई निबंध कौन कौन सी है। अब इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका भी है। पत्रिका कौन सी है तो प्रदीप नाम की एक पत्रिका है जो बहुत फेमस है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अब यदि बात करें बालकृष्ण भट्ट के बारे में तो इनके बारे में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये किस युग के कवि थे तो ये भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। इसके अलावा एक रामचंद्र शुक्ल द्वारा इन्हें हिंदी का एडिशन कहा गया है, हिंदी का
एडिसन कहा गया है बालकृष्ण भट्ट को, हिंदी का एडिसन कहा गया है। एडिसन के बारे में आपने सुना ही होगा, वो एक फिजिक्स के थे, अल्वा एडिसन, तो वो अलग थे, लेकिन इन्हें कहा गया है हिंदी का एडिसन। और ये किसने कहा, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिसन कहा है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे वाक शक्ति, रॉबिन्स क्रूसो, फ्राइडे, तो ये आपके जो बुक है उस बुक के चैप्टर जो है बातचीत, उसका एक पार्ट है, यानी पूरा जो स्टोरी है इस छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी और उसमें आपकी पूरी स्टोरी, पूरा निबंध कवर हो जाएगा, पूरा उसमें कवर हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि मूवीज उससे पहले ट्रेलर आती है, ट्रेलर जो होता है मूवी और ट्रेलर, तो वही जो ट्रेलर है वो ये समझ लीजिए ट्रेलर है। और इस छोटे छोटे पॉइंट से मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी, सब कुछ समझा दूंगी। और आपको भी यही करना है, इसी तरह से छोटे छोटे पॉइंट बना के लिखना है अपने नोटबुक पे, कि जब भी इस पॉइंट को देखें तो सारी स्टोरी आपके दिमाग में आ जाए, यानी कि आप फिर किसी भी क्वेश्चन आंसर को लिखने में, समरी सारांश को लिखने में या ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए। तो वो कहानी के एक्सप्लेनेशन से ही निकलती है सारी चीज़ें, तो आपको इसे ध्यान से छोटे छोटे पॉइंट के माध्यम से सुनना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए वाक शक्ति, सबसे पहला पॉइंट है वाक शक्ति। तो अभी स्टार्ट होता है ये निबंध, तो सुनेंगे अब ध्यान से और समझेंगे। तो वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की कला। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की कला। बालकृष्ण भट्ट द्वारा कहा गया है कि वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शैली। इसका मतलब क्या होता है, बोलने की शैली, जो कि भगवान के द्वारा मानव को दिया गया वरदान है। भगवान के द्वारा मानव को दिया गया वरदान है वाक शक्ति। उन्होंने ऐसा कहा कि वाक शक्ति एक बोलने की कला है जो कि भगवान के द्वारा मानव को दिया गया एक अद्भुत वरदान है। अगर दुनिया में वाक शक्ति नहीं होती, यानी कि बोलने की कला नहीं होती, इंसान बोलता चलता नहीं, तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होता, दुनिया में कैसे लोग रह पाते हैं, कैसे लोग जी पाते, कैसे एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग को दर्शा पाते। तो यही चीज़ें होती है वाक शक्ति में, यानी कि कह लीजिए तो जितना चलना फिरना, इनमें लेखक के द्वारा कहा गया है कि जितना चलना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है एक दूसरे से बातचीत करना। आपने अगर अपने आसपास के माहौल में देखा होगा तो आप भी बातचीत करते हैं किसी से, घर में, परिवार में, सबसे बातचीत करते हैं, हंसते खेलते। लेकिन एक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम अकेला पड़ जाता है, यानी जब वो किसी से बातचीत, उसके माइंड में कुछ ऐसे टेंशन आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, जैसे कि वो अपने घर वालों से, परिवार से, अपने करीबी से, मित्रों से बात करना बंद कर देता है। और धीरे धीरे बात नहीं करने की वजह से उसके दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन का उत्पन्न कहाँ से होता है, डिप्रेशन की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो बातचीत ना करने से होता है। जब हम अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो वही हमारे मन में एक गूंद की तरह बन जाता है, गुम हो जाता है हमारा दिमाग। और उस समय हमें ये कुछ नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और इंसान डिप्रेशन में चलता है और उसका अंत में परिणाम यह होता है कि सुसाइड तक कर लेता है, यानी आत्महत्या तक कर लेता है। तो ये है बातचीत ना करने के दुष्परिणाम। तो इसीलिए कहा गया है कि बातचीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बातचीत के माध्यम से ही हम अपने जीवन का संचालन कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा जो पॉइंट है इसमें है रॉबिन्सन क्रूसो। तो उसमें रॉबिन्सन क्रूसो का जिक्र किया गया है इस निबंध में, जिसमें कि कहा गया है कि रॉबिन्सन ने 16 वर्ष तक किसी का मुंह भी नहीं देखा था। 16 वर्ष तक किसी का मुंह नहीं देखा था और 16 वर्ष तक ये शिप पे थे, जहाज पे, जिसकी वजह से कि इन्होंने किसी से मिले नहीं और किसी का मुंह नहीं देखा। और जब 16 वर्षों बाद किसी का मुंह देखा तो वो फ्राइडे, और फ्राइडे से इन्होंने पहली बात सुनी। पहली बात यानी फ्राइडे के मुख से पहली बात सुनी इन्होंने, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद। सोचिए कितना कठिन होगा इनके लिए कि 16 वर्षों के बाद इन्होंने एक आदमी के मुंह से कुछ बात सुनी। उसके बाद देखिए एडिसन का मत था। एडिसन का मत, मैंने आपको यहाँ हिंदी का एडिसन बताया था बालकृष्ण भट्ट को। तो एडिसन का मत था कि बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। बातचीत जो हो सकती है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच ही हो सकती है, 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। क्यों? तो आप भी इस बात को समझिए कि 2 लोगों के बीच क्यों बातचीत हो सकती है। आपने
कोई भी उदाहरण लीजिए, आपको कोई भी चीज़ समझना हो तो मैं हमेशा कहती हूँ हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हिंदी, इंग्लिश, अपने आसपास के जो समाज होते हैं, अपने आसपास जीवन में जो घट रही घटनाएं होते हैं उनके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे अगर इन्होंने कहा कि बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, तो ये बात सही है, ये बात सही है। आपने देखा होगा कि आप किसी से भी मिलते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप क्या कहते हैं, जैसे आपके 3-4 दोस्त हों तो आपको किसी से कुछ बात करनी है तो आप क्या कहते हैं, मुझे अकेले में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यानी कि तुमसे कुछ बात करनी है तो क्यों करनी है, तो बात जो करनी है वो अकेले में करनी है। यानी कि जब हम दो सिर्फ रहेंगे तभी बात हो सकती है। बात कब हो सकती है, जब सिर्फ दो रहेंगे, दो व्यक्ति रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आसपास की घटना कोई ले लें, आप ही लोग नौजवान हैं अभी इस समय, तो देखते होंगे कि जब कोई नायक और नायिका होती है, जब कोई नायक और नायिका होता है तो वो ज़्यादातर रात में बात करते हैं। रात में चाहे फ़ोन कॉल्स पे बात करें तो वो रात में बात करते हैं। क्यों दिन में नहीं कर सकते, दिन में भी टाइम होता है, लेकिन दिन में कोलाहल होती है। दिन में क्या होता है, कोलाहल होता है। घर में बैठे मम्मी उधर से आवाज़ लगा रही, बेटा ये किया, उधर से पापा आवाज़ लगा रहे हैं, इधर जाओ, इधर बहन परेशान कर रही, भाई परेशान कर रहा है, तो उसमें होता है कि बातचीत में डिस्टर्बेंस आती है। और बात कब किया जाता है, तो रात के समय बात करते हैं। यानी कि बात करने के लिए दो लोग चाहिए। सिर्फ बात करने के लिए जो असली बात होता है, जो रियल में बात होता है, वो दो लोगों के बीच ही हो सकता है। यानी प्राइवेसी में दो लोगों के बीच ही बातचीत हो सकता है। ये अपने भी जीवन में आपने देखा होगा और ऐसे भी देखते होंगे। आप एक चीज़ देखे होंगे कि हमारे हिंदू समाज में जैसा कि जब किसी का विवाह लगाया जाता है तो जब लड़का लड़की यानी कि नायक नायिका एक दूसरे को देखने जाते हैं, उसके परिवार भी जाते हैं, तो उस समय क्या कहा जाता है, सब एक दूसरे से मिलकर रिश्ते पक्के कर लेते हैं। फिर कहा जाता है कि लड़का लड़की को कुछ मिनट 2 मिनट बात करने अकेले में दिया जाए। क्यों? क्योंकि बातचीत हमेशा दो लोगों के बीच ही हो सकती है। यानी असली जो बातचीत है वो दो लोगों के बीच एक दूसरे के पसंद नापसंद, हाँ नहीं, ये पूछ के किया जाता है। तो ये मत साफ साफ सत्य होता है इनका कि बातचीत दो लोगों के बीच ही किया जा सकता है। और ये किनका मत है, तो एडिसन का मत है। उसके बाद देखिए 3 आदमी के बीच की बात का इसमें वर्णन किया गया। जहां इन्होंने कहा कि बातचीत 2 लोगों के बीच होती है, फिर 3 आदमी के बीच वर्णन किया गया है कि 3 आदमी के बीच जो बातचीत होती है वो अंगूठी में नग के समान होती है। 3 आदमी के बीच जो बातचीत होती है वो कैसी होती है, तो अंगूठी में नग के समान। तो आपको पता है कि अंगूठी इस तरह से होता है तो उसमें नग इतना छोटा सा होता है। यानी कि जब 3 लोग मिलते हैं तो बात क्या करेंगे, तो इतनी छोटी सी बात कोई किसी से कह पाता है। जो इंपॉर्टेंट बात हो, जो बोलने लायक बात हो, बस इतनी छोटी सी। इतनी बड़ी बात होती है, लंबी चौड़ी घंटों की बात होती है, जिसमें कि मात्र 2 मिनट ही कोई बात कह पाए। तो वही होता है कि 3 आदमी के बीच जो बात होती है वो अंगूठी में नग के समान होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स देके आपसे ये पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 4 आदमी के जो बीच जो बातचीत होती है, 4 आदमी के बीच जो कह ले कि बातचीत होती है, तो ये कैसी होती है, तो 4 लोगों के बीच जो बात होती है वो सिर्फ कह लीजिए तो आप एक तरह से हंसी मजाक टाइप की ही बात हो पाती है और कुछ नहीं। जिसमें कि आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी या फिर संजीदगी यानी कि 4 लोगों के बीच जो बात होती है वह तो फॉर्मेलिटी होती है या संजीदगी। देखिए हिंदी के लेख में इस अंग्रेजी का यूज किया गया है, बुक में डायरेक्ट इस फॉर्मेलिटी शब्द का यूज किया गया है। इससे आप पता कर सकते हैं कि आखिर इन्होंने जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा कितने उम्दा कलाकार ये हैं, ये कितने अच्छे निबंधकार हैं, कितने अच्छे साहित्यकार हैं कि इन्होंने हिंदी का रस डाला है, यूरोप का रस डाला, अन्य अंग्रेजी शब्द का यूज किया है, संस्कृत डाला है। तो इसी तरह से देखिए फॉर्मेलिटी या संजीदगी होती है 4 लोगों के बीच बातचीत। जैसे 4 लोग मिले वॉक करने के लिए अब जा रहे हैं तो उधर से भी 2 लोग आए, इधर से हाँ कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया, बस हो गई बातचीत। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी या संजीदगी होती है। और जो 4 से अधिक के बीच होती है, 4 से अधिक के बीच, इसे कहते हैं राम रमव्वल। यानी कि ये सिर्फ मस्खरी होती है, हंसौड़ जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं कि मस्खरी होती है, या फिर सिर्फ हंसी मजाक। ये राम रमव्वल का मतलब हो गया मस्खरी या फिर हंसी मजाक, मस्खरी या हंसी मजाक। यानी कि 4 से अधिक लोग जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो कुछ एक शब्द वो बोला, एक शब्द वो बोला, एक शब्द सब हाँ ही कर रहे हैं। जैसे कि आप ही लोग, अगर हम ही लोग अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आप ही लोग देखिए 4-5 अगर मिल गए तो कुल एक शब्द किसी ने कहा, वो कह रहा, वो कर रहा, बातचीत का कोई अर्थ नहीं, बस सब बोले जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, ये चीज़ें होती है। तो 4 से अधिक लोग जब मिलते हैं तो राम रमव्वल होता है। और जब 2 बूढ़े मिलते हैं तो क्या होता है, देखिए इसी में वर्णन किया गया है कि जब 2 बूढ़े मिलते हैं तो समाज के यानी कि जमाने की शिकायत होती है, जमाने की
शिकायत होती है। जब दो बूढ़े मिलते हैं तो क्या करते हैं, जवानी की शिकायत होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब मिलते हैं तो कहते हैं एक तो मेरा ज़माना था जब हम गांव में चौपाल पे बैठा करते थे, दुनिया भर की कहानियाँ कहते थे, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, राम धुनी होती थी, भजन कीर्तन होता। एक अभी के बच्चे को देखो, दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। ऐसा कहते हूँ कितना बदल गया है ज़माना, यानी कि ये ज़माने की शिकायत कर रहे हैं, कितना बदल गया है ये ज़माना। वो बात कहाँ जो हमारे समय में हुआ करती थी। सुबह उठते थे, घूमने जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोग घर पे आते थे, चाय पानी नाश्ता होता था। अब कहाँ वो बात रही, ज़माने में कोई स्वाद ही नहीं रहा, कोई रस ही नहीं रहा। तो ये मतलब हो गया कि ये ज़माने की शिकायत कर रहे हैं। ये दो लोग जब दो बूढ़े मिले हैं तो ये ज़माने की शिकायत, एक बूढ़ा ऐसा कह रहा, दूसरा बूढ़ा भी कह रहा हाँ हाँ सही कह रहे हो, ऐसा ही होता है, अब तो कुछ बचा ही नहीं ज़माने में। तो वही बात हो गई, जब दो बूढ़े मिलते हैं तो ज़माने की शिकायत करते हैं, और जब नौजवान मिलते हैं यानी नौजवान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो शेक्सपियर, मैं लिख देती हूँ, तो वो शेक्सपियर और अन्य जो जैसे कि आप मिल्टन कह लीजिए, मिल्टन और भी अलग अलग जो लोग होते हैं, अलग अलग जो साहित्यकार हैं, बड़े बड़े शेक्सपियर के बारे में आप तो जानते होंगे कि ये इंग्लिश ड्रामा के फादर हैं, यानी कि इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, इनकी एक से एक रचनाएं हैं जो कि आप पढ़ेंगे इंग्लिश में भी, 12th में वो पढ़ना है आपको। तो ये शेक्सपियर और मिल्टन की बातें करते हैं, उनके युग की, उनकी साहित्य की, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं जब नौजवान मिलते हैं। और जब बूढ़ियाँ मिलती हैं यानी कि बूढ़ी लोग जब मिलती है तो वो क्या करती है, तो वो बेटे बहू की शिकायत करती है, बेटे बहू की शिकायत करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब बूढ़ी बूढ़ी मिलती हैं सास सब, तो वो क्या करती है, अपने बेटे बहू की शिकायत करती है। कहेंगी कि आज वो खाना बनाई थी मेरी बहू, खाने में तो बिल्कुल नमक भी नहीं था, इतना बेकार खाना। और एक हम थे जब खाना बनाते थे तो उंगलियां चाटते ही रह जाते थे सब लोग। इसके दादा तो, उसके अपने हस्बैंड के बारे में बोलेगी, इसके दादा तो इतनी तारीफ करते थे मेरी कि तुम्हारे जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। दूसरी बूढ़ी कहेगी सही बोले, मेरी बहू तो जब दाल पकाती है ना तो दाल में तो लगता है कलर ही नहीं, यानी दाल में तो कोई रंग ही नहीं है, पानी बनाती है पानी, उसे कहाँ पता, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद। तो मतलब एक दूसरे मिलके ये लोग मिलके बहुओं की बुराई करते हैं, यानी बहुओं की शिकायत करते हैं, बेटों की शिकायत करते हैं कि आज मैंने जरा से अपनी बहू को डांट क्या लगा दिया, मेरा बेटा उखड़ गया। कहने लगा कि माँ तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, वो भी इस घर की अंग है, आप तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते। अब हमारा क्या, हमारा तो कुछ रहा ही नहीं है, घूमना है फिरना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, हमारी क्या। तो दूसरे ढांढस बंधाएगी बूढ़ी, क्या करोगी बहन, फिर एक रोने लगेगी, आंचल से अपने आँख पोंछेगी, कहेगी क्या करोगी बहन, हमारा जमाना रहा कहाँ, अब तो बेटे बहू बदल गए हैं, पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने, पहले तो मेरा बेटा ऐसे नहीं करता। तो मतलब जो भी बातें करेंगे वो लोग बेटे बहू की शिकायत करेंगे, बेटे बहू की क्या करेंगे, वो शिकायतें करेंगे। और ये होता है बुढ़ियों के बीच का गप। तो इसमें आपने सारा देखा, तो यहाँ से साफ साफ स्पष्ट होता है कि एडिसन का जो मत है कि बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, तो वो मत सही है। और इसमें एक देखिए, हम चुनी दिगरे नीसत, हम चुनी दिगरे नीसत जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो अगर इसके अर्थ के इसका डायरेक्ट मतलब पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए हम चुनी दिगरे नीसत का मतलब होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं, यानी हम सबसे बेहतर, मैं सबसे बेहतर, ये इसका अर्थ होता है, मैं सबसे बेहतर या हम सबसे बेहतर, यानी हम चुनी दिगरे नीसत। हम ही लिख देती हूँ, मैं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। तो हम सबसे बेहतर, हम चुनी दिगरे नीसत, यानी हमसा कोई नहीं, यानी कि इसका एक और आप अर्थ रख सकते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं, इसका अर्थ होता है। और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एक इसमें और पॉइंट आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसमें मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में इनका कहना है कि यूरोप के जो लोग होते हैं, जो यूरोप के लोग होते हैं, उनमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, यानी कि वो इतनी चतुराई से बात करते हैं, उनमें बात करने की इतनी अच्छी कला होती है जो डायरेक्ट हमारे हृदय पे, एक हमारे कानों में, हमारे हृदय में
मधुर ध्वनि की तरह गूंजता है। यूरोप के लोगों में इतनी चतुराई से बात करने की कला होती है जो एकदम कर्णप्रिय होते हैं, और जिसे कहते हैं सुहृद गोष्ठी। जिसे क्या बोलते हैं? सुहृद गोष्ठी। यानी कि सुहृद गोष्ठी का मतलब होता है कि वैसी वाणी जिसमें कि कोई भी छल कपट ना हो, कोई भी अभिमान ना हो, यानी वैसी वाणी जो कानों को अच्छी लगे, कर्णप्रिय लगे, उसे हम कहते हैं सुहृद गोष्ठी। और ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है? यूरोप के लोगों में। ये ऑब्जेक्टिव है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में है? तो ये है यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में। अब देखिए एक पॉइंट का और यूज हुआ है, मनोवृत्ति। मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब होता है कि जब हम मन से किसी से बात करते हैं, मन से, मन का मतलब हो गया कि हमारी इच्छा से, अनमने ढंग से नहीं, यानी हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है कि कोई कह रहा है जबरदस्ती बात करो तो करो। जब हम मन से किसी से बात करते हैं तो वो हमारे जीवन का सबसे बेहतर आईना होता है, जो हमें अलग अलग रंग दिखाता है। मतलब कि जब हम किसी से मन से बात करते हैं तो हमारे जीवन का सबसे बेहतर आईना होता है, जो हमें कि अलग अलग रंग दिखाता है, खुशियों भरे रंग। ऐसा नहीं कि बेमने ढंग से, जैसा कोई कुछ कह रहा, मैं ऐसा करूं, जाओ तुम्हारी मर्जी कर लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तो ये हो गया अनमना ढंग से। और कोई अगर कह रहा है कि मैं ऐसा करूं, तो हाँ मैं तो सोच रही हूँ तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा, तो ये हुआ मन से बात करना। यानी कि जब भी मन से बात करते हैं तो लेखक का ऐसा कहना है कि हमारे जीवन में अलग अलग रंग दिखाता, और ये जीवन का सबसे बेहतर आईना होता है मनोवृत्ति। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने, आप चाहें तो इसे नोट कर ले ताकि आपको चीज़ें याद रहे सारे। मैंने मात्र इतने छोटे से पॉइंट में आपके 8-9 बुक को मात्र इतना छोटा सा स्पेस में ही सारी चीज़ें समझा दी हैं। और पढ़ने का असली मकसद यही होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में ढाल के और उसका सदुपयोग करें। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हिंदी में बोलूँगी, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और अभी घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी, यानी कि इसके मैं फुल एक्सप्लेनेशन तो कहिए तो मैं बता ही दी, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसकी समरी यानी सारांश, और उसके बाद फिर इसकी जो भी चीज़ें हैं, एक शब्द को बदलना है यानी कि भावार्थ लिखना है, वो सब मैं आपको कराऊँगी। तो आप बने रहिए इस चैनल से। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक ये क्लास आपके साथ रहेगा। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।